निवेदन करूंगा कि वो आए और आप समय आज का कार्यक्रम इस प्रकार से यह प्रबुद्ध सम्मेलन जो इटावा में हो रहा है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में इस प्रकार के सम्मेलन कर रही है। हमारा मानना है कि समाज का वह तबका जो कम से कम जो समाज की चिंता करता है, जो समाज के लिए सोचता है, समाज के भविष्य के लिए सोचता है और जिसकी बात को कहीं ना कहीं समाज नीचे वरीयता देता है, ऐसे लोगों को सम्मेलन करके कि हमारी सरकार की जो अब तक की उपलब्धियां हैं आप लोगों तक पहुंचाई जाएं, आपके माध्यम से नीचे जनता तक पहुंचाई जाए। आगामी जो कुछ भी हम लोगों ने केंद्र की सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में जो कुछ भी हमारे समाज में जो बदलाव हम सबको देखने को मिल रहे हैं, आप सबके माध्यम से नीचे तक पहुंचे, इस नाते इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। अब आप सबने देखा होगा कि हम लोगों ने जब इस प्रकार के प्रबुद्ध सम्मेलन करे तो अन्य राजनीतिक दलों के भी सम्मेलन चल रहे हैं। अन्य राजनीतिक दलों के सम्मेलन को लेकर मीडिया ने लखनऊ में हमसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी प्रबुद्ध सम्मेलन करने लगी है। आखिर इसका क्या मतलब है? तो मैंने सिर्फ एक ही बात उनको कही कि हमने कहा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रबुद्ध जन सम्मेलन का मतलब है केवल एक जाति का सम्मेलन, और जबकि हमारे लोगों का जो प्रबुद्ध सम्मेलन है, हमारा प्रबुद्ध सम्मेलन कोई जाति का सम्मेलन नहीं है, बल्कि वास्तव में समाज का वो बौद्धिक वर्ग जो किसी भी जाति वर्ग में जिसने भी जन्म लिया हो, ऐसे लोगों का सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। मित्रों, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पंडित कोई जाति नहीं है, पंडित तो वह है जो विद्वान है। तो विद्वान तो कोई भी हो सकता है, किसी के घर में भी पैदा हो सकता है, किसी भी जाति में जन्म ले सकता है। आज कोई मसलन कोई अच्छा डॉक्टर है, अब अच्छा डॉक्टर वो तो किसी भी जात में पैदा हुआ, लेकिन वो समाज का बौद्धिक वर्ग है। कोई इंजीनियर है, वो किसी भी जात में पैदा हुआ है, वो उसका समाज का बौद्धिक वर्ग है। अधिकारी है, पत्रकार है, प्रोफेसर है, इस प्रकार के समाज का वो तमाम वर्ग जो समाज के लिए सोचता है, समाज के लिए विचार करता है और अपनी बात को नीचे तक संदेश देता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म में पैदा हो सकता है। हम लोग ऐसे लोगों का सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम प्रबुद्ध के नाम पर किसी जाति का सम्मेलन नहीं कर रहे हैं। मित्रों, निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश एक बार फिर से चुनाव के दौर में जा रहा है। अब आज जब चुनाव की स्थिति है तो हम प्रबुद्ध लोगों का आखिर हम लोगों की क्या कार्यप्रणाली होनी चाहिए, हम लोगों को क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारी भी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण समाज में, और समाज में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस नाते चूंकि हमारे देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र माने जनता का शासन, जनता जिसको चाहती है गद्दी पर बैठालती है और जिसको चाहती है गद्दी से उतार कर फेंक देती है। तो इसलिए मित्रों, यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सरकार कोई युद्ध से नहीं चुनी जाती। लोकतंत्र में युद्ध जो है वो चुनाव ही होता है और वो हर 5 साल में होता है। हर 5 साल में सरकार हमारे वोट के कारण से चुनी जाती है और जो सरकार चुनी जाती है उसकी मानसिकता के आधार पर सरकार चलती है, और जिसकी मानसिकता के आधार पर सरकार चलती है उसी प्रकार से सरकारें काम करती हैं। मित्रों, आप सबने देखा होगा, मैं तो अपनी भाषा में सीधे सीधे बोलता हूँ। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि भले ही इस देश को आजादी सन 1947 में मिली थी, लेकिन जिन मूल्यों के लिए, जिन आदर्शों के लिए हमें आजादी चाहिए थी, क्या वह सब इस देश में हो रहा था? 1947 में इस देश का विभाजन हुआ और विभाजन के नाम पर इस देश के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा तो हो गया कट्टर इस्लामिक कंट्री माने पाकिस्तान, और दूसरा टुकड़ा भारत माने सब्जी मंडी। भारत की स्थिति क्या थी मित्रों? एक सब्जी मंडी जैसी तो हमारी स्थिति थी कि ना तो यहाँ पर एक देश 2 संविधान, कश्मीर के लिए अलग, हिंदुस्तान के लिए अलग, 2 झंडे, कश्मीर के लिए अलग, हिंदुस्तान के लिए अलग। और स्थिति देश की क्या थी? जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस प्रकार की स्थिति मित्रों। माने जिसको भी सरकार बन जाती थी मानो उसको लूट का लाइसेंस मिल जाता था। इस देश में मित्रों, इस देश में आने वाले समय में हमारा विजन सरकारों का क्या होना चाहिए कभी तय नहीं था, लेकिन सरकार का विजन क्या होना चाहिए था? सरकार का विजन लूट होना चाहिए था, यह बिल्कुल तय
गया था। कांग्रेसियों ने यही परंपरा इस देश के भीतर सन 1947 के बाद से डाली मित्रों, और इस देश में लगातार सरकारों के कारण से जो लूट की एक लंबी श्रृंखला चली, तो उसी के कारण से चाहे उत्तर प्रदेश के भीतर समाजवादी पार्टी रही हो, बहुजन समाजवादी पार्टी रही हो, उत्तर प्रदेश में दोनों एक दूसरे से लड़ते थे, दोनों एक दूसरे से झगड़ते थे, लेकिन दिल्ली में बैठकर दोनों कांग्रेस का समर्थन करते थे। माने 2004 से 14 तक चली दिल्ली की 10 साल की सरकार, वह समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी के समर्थन के कारण से दिल्ली में चली थी। इन सब ने मिलकर वह दिल्ली की सरकार के भीतर 12.5 लाख करोड़ रुपया का घोटाला किया था। ये 12.5 लाख करोड़ रुपया कोई थोड़ा नहीं होता है। ये 12.5 लाख करोड़ रुपए से इस देश की तस्वीर बदली जा सकती थी, तकदीर बदली जा सकती थी, लेकिन मेरे मित्रों वो 12.5 लाख करोड़ रुपए केवल इनके राजनीतिक दलों और इनके मिले जुले इनके चाल चेले चमचों ने मिलकर इस देश के भीतर बड़े घोटाले किए मित्रों। लेकिन सन 2014 में वो तो धन्य हो इस देश की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता के, जिसके आशीर्वाद से एक बार देश के भीतर सत्ता बदली, और वो केवल सत्ता नहीं बदली बल्कि 2014 में नरेंद्र मोदी के रूप में पहली बार इस देश की व्यवस्था बदलने का काम हुआ मित्रों, इस देश की व्यवस्था बदलने का काम हुआ। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब प्रधानमंत्री चुनने के बाद में जब वो आए तो उन्होंने इस बात को कहा था कि सरकार वह है जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वह है जो गरीबों के लिए कुछ करे, यह सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है, और आने वाले 10 वर्षों में सरकार इस देश से गरीबी को समाप्त करेगी। मित्रों, हमने गरीबी को समाप्त करने की बात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कही, लेकिन यह गरीबी को समाप्त करना कोई नारे देने से गरीबी समाप्त हो सकती है क्या? नारा तो एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी दिया था, जब उन्होंने कहा था कि गरीबी हटाओ के नाम पर वो सरकार में तो देश की आ गई, लेकिन इस देश से गरीबी हटाने को लेकर न तो कोई योजना बनाने का काम किया और न ही गरीबी हटाओ को लेकर कोई भी काम उस सरकार के द्वारा हुआ। लेकिन मित्रों, जब नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने कहा कि हमें 10 वर्ष में, आने वाले 10 वर्षों में इस देश से गरीबी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, हम गरीबी को समाप्त करेंगे। तो उन्होंने इसको लेकर काम शुरू किए, और यही कारण है मित्रों कि आप सब ने देखा होगा कि इस देश में 44 करोड़ जनधन खाते खोले गए नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। पहला काम देश के भीतर हुआ। अब मित्रों आप बताइए, इतनी बड़ी आबादी इस देश की, और जिस देश में 44 करोड़ लोगों का जिनका खाता ही बैंक में न खुला हो, तो आप बताइए जो इस देश की अर्थव्यवस्था से ही नहीं जुड़ेंगे, अगर इस देश में उनका खाता नहीं है, वो इस देश की अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़ सकते, बैंक से नहीं जुड़ सकते, और जब इस देश की बैंक से ही नहीं जुड़े होंगे तो आखिर कैसे उनका विकास होगा? तो मित्रों, यह सोच के साथ में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के 44 करोड़ लोगों का खाता खुलवाने का काम किया। और यही कारण है कि इस देश में बैंकों के नाम पर इस देश का गरीब आदमी जानता था बैंकें तो बड़े लोगों की होती हैं, बैंकें तो पैसे वाले लोगों की होती हैं, और यही कारण था कि गरीब बैंक की चौखट तक नहीं जाता था, और जो गरीब बैंक की चौखट तक नहीं जाता था वह बैंकें चलकर गरीब के चौखट तक गई और इस देश में गरीबों के मुफ्त में खाता खोलने का काम किया। आज उसी का यह परिणाम है। एक समय पर जब राजीव गांधी जी कहा करते थे कि हम 1 रुपए भेजते हैं नीचे तक, लेकिन मात्र 15 पैसा ही पहुंचता है, 85 पैसे बीच में गायब हो जाते हैं। तो 85 पैसे गायब होने की बात जो भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कही थी, तो इसमें तो मेरे हिसाब से तो 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो प्रधानमंत्री बेबस थे और या फिर प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचारियों को संरक्षण था, और नहीं तो इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन्होंने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने इस चीज को तय किया और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम जितना पैसा ऊपर से भेजते हैं आज उतना पैसा नीचे तक सीधे पहुंचता है। यह काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। मित्रों, यह सब संभव हुआ है तो निश्चित रूप से जनधन खातों के माध्यम से ही संभव हुआ है। आज गरीब को मिलने वाली कोई भी योजना, चाहे उसको कॉलोनी का पैसा सीधे उसके खाते में आता है, चाहे उसका किसी भी उसको पेंशन का पैसा सीधे उसके खाते में आता है, शौचालय का पैसा सीधे उसके खाते में आता है, सब्सिडी का पैसा सीधे उसके खाते में आता है। आज बीच वाले की कोई स्थिति नहीं रह गई। वो बात अलग है कि कुछ अगर प्रधान से साठगांठ हो जाए तो बाद में निकाल के भले दे दे, लेकिन पहले वाली स्थिति पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। आज इस प्रकार की स्थिति बनी है। आज यही कारण है मित्रों, इस देश के भ्रष्टाचारियों के कारण से, मित्रों इस देश में लूट के कारण से कभी ऐसी स्थिति थी कि नेताओं के महल बनते थे, नेताओं की कोठियां बनती थी। आप सब ने देखा होगा, हमारे सैफई वाला परिवार आज से 20
20 साल 25 साल पहले स्थिति क्या थी और आज स्थिति क्या, सबके महल बने हैं, सबकी बड़ी बड़ी कोठियां बनी हैं। कांग्रेसी देश के नेताओं की बात छोड़ो, चेले चमचे तक महल और कोठियों में रहते हैं। जिसको मौका मिला उसके चेले चमचों ने भी महल बनाया, कोठी बनाई। लेकिन मित्रों, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री दूसरी बार है। आज भी उनकी मां 10x10 के कमरे में रहती है, कोई महल नहीं बनाया, कोई कोठी नहीं बनाई। मित्रों, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोई मकान नहीं बनाया। मंदिर से आए हैं, जनता आशीर्वाद नहीं देगी तो वापस मंदिर में ही जाएंगे। कोई मकान नहीं है, कोई कोठी नहीं है। मित्रों, हमारे किसी नेता ने लूट करके मकान नहीं बनाया। हमने अगर बनाया है तो गांव में गरीब का पक्का मकान बनाया है, गांव में गरीब के घर पर शौचालय बनाया है, गांव में गरीब के घर पर उज्ज्वला योजना का कनेक्शन पहुंचाया है। इस देश में छूटे हुए आजादी के 70 साल बाद भी हजारों लाखों गांव में बिजली पहुंचाई है। हर गरीब के घर पे दरवाजे तक बिजली का कनेक्शन मुफ्त में पहुंचाने का काम किया है। गरीब को इलाज के लिए आयुष्मान योजना दिलाने का काम हमारी सरकार में हुआ है। हमारी सरकार में गरीबों के उत्थान को लेकर काम हुए हैं, गरीबों के निर्माण को लेकर काम हुए हैं। इस प्रकार की सरकार चलाने का हमने काम किया है। इसलिए मित्रों, आज निश्चित रूप से आज हम सब लोग ये प्रबुद्ध जनों का ये सम्मेलन जो आने वाली सरकारों में मित्रों हमारी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, हमको इस बात से समझना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहा करते थे, इस राष्ट्र को दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं, सज्जनों की निष्क्रियता से ज्यादा नुकसान हुआ है। अरे गंदे आदमी का तो काम ही गंदगी करना, तो गंदगी करने के लिए पैदा ही हुआ है। लेकिन ये भले लोग घरों में घुसे क्यों बैठे हुए हैं? इनको निकल कर आना चाहिए और समाज में सफाई अभियान इनको चलाना चाहिए। मित्रों, और निश्चित रूप से आज आप सबकी वह भूमिका है। मुझे ध्यान में आता है कि मैं जब आचार्य चाणक्य की मैं कहानी को पढ़ रहा था तो उसमें उस बात को जिक्र किया गया था कि जब सिकंदर से यूनान एक बड़ी सेना के साथ जब निकला तो उसके बाद उसकी सूचना जब हिंदुस्तान में भी आई तो उस समय आचार्य चाणक्य को इस प्रकार का उनके मन में यह सवाल आया कि इतनी बड़ी सेना लेकर जो व्यक्ति यदि हिंदुस्तान की ओर आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान आते आते इसकी सेना विकराल रूप ले लेगी और उसके बाद आखिर हिंदुस्तान इनसे कैसे लड़ सकेगा? क्योंकि उस समय हिंदुस्तान छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। वह छोटे छोटे राजा भोग विलास में लिप्त थे, उनके सेनापति भी भोग विलासिता में लिप्त थे। ये भोग विलास में लिपटा या बटा हुआ हिंदुस्तान आखिर सिकंदर की इतनी बड़ी सेना से कैसे लड़ेगा? तो उस समय पर आचार्य चाणक्य ने उस बात को समझते हुए आचार्य चाणक्य ने उस समय के बुद्धिमान वर्ग को झकझोरा। उस समय पर वो गुरुकुलों में गए, छात्रों को जगाया, आचार्यों को जगाया, समाज के प्रबुद्ध वर्ग को जगाया और उसके कारण से समाज के प्रबुद्ध वर्ग, छात्र और आचार्यों ने मिलकर अपने राज्यों के राजाओं को एकत्रित करने का काम किया और सारा देश एकजुट हुआ और सिकंदर के हमले को रोक दिया। मित्रों, सिकंदर के हमले को रोक दिया। आज पुनः उसी प्रकार की स्थिति बन रही है। आज हम सब ने देखा कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में आखिर क्या हो रहा है। आप सब ने देखा अभी पिछले 1 महीने की घटना, जिसने मित्रों निश्चित रूप से हमारे भी दिलो दिमाग को झकझोर के रख दिया है। आप सब ने देखा होगा कि अभी पाकिस्तान में क्या हुआ और पाकिस्तान में 2 घटनाएं घटी हैं। एक घटना तो पाकिस्तान की इस प्रकार की थी कि वहां के ऊपर एक हमारा बहुत प्राचीन मंदिर, उस मंदिर में कट्टरपंथी घुस गए और मंदिर में आग लगाकर मंदिर को नष्ट करने का काम किया। मित्रों, हम सब ने टीवी के ऊपर देखा। दूसरी घटना वहीं के ऊपर घटी। दूसरी घटना यह घटी थी कि महाराणा रणजीत सिंह जी, जो सिखों के बहुत बड़े नेता थे, पंजाब के राजा रहे थे, वास्तव में जिनका इतना एक सम्मान है, उनकी मूर्ति भी जो पाकिस्तान में लगी थी, कुछ कट्टरपंथियों ने चढ़ के उनकी मूर्ति को तोड़ने का काम किया। इस देश में तमाम सारे लोग, सिख लोग जो खालिस्तान के समर्थक हुआ करते थे, मित्रों किसी ने इस बात को लेकर एक आवाज भी नहीं उठाई। पाकिस्तान में मंदिर फूंक दिया जाए इसमें मित्रों कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर तो हमारी आबादी नहीं है। विषय यह नहीं है कि मंदिर फूंक दिया गया, विषय यह है कि किस सोची समझी रणनीति के तहत एक पूरी संस्कृति को ही पाकिस्तान में समाप्त करने का जो षड्यंत्र रचा गया। आप सबको सोचने का विषय है मित्रों। जब आजादी के 70 साल 75 साल पहले जब 1947 में देश का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान में 27% हिंदू हुआ करते थे और हिंदुस्तान में महज केवल 7% ही मुसलमान थे। लेकिन आप सब ने देखा कि आजादी के आज 75 साल बाद हिंदुस्तान का मुसलमान तो 7% से बढ़कर लगभग 20% के आसपास पहुंच गया है। लेकिन पाकिस्तान का वो 27% हिंदू आखिर कहां चला गया? उसको जमीन निकल गई कि आसमान खा गया? आखिर वो कहां चला गया? वो 1% से भी कम संख्या रह गई। मित्रों, आखिर यह सब कैसे हुआ? निश्चित रूप से एक सोची समझी कट्टर
कट्टरपंथियों की रणनीति के कारण से हमारी 14-14, 15-15 साल की लड़कियों को भी घरों से उठाकर जबरन उनका निकाह करा दिया गया, उनका निकाह कराकर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। अब आप बताइए, यदि किसी हिंदू की लड़की, यदि हिंदू के साथ उसकी शादी हुई होती तो हिंदू बच्चे पैदा हुए होते, लेकिन उसकी शादी दूसरे धर्म से कराकर हिंदुओं की आबादी को रोक दिया। और यही कारण है कि आज से महज 75 साल पहले जहां 27% आबादी हुआ करती थी, एक संस्कृति, एक सभ्यता को पाकिस्तान में समाप्त करने का काम कर दिया गया। मित्रों, आज कोई रास्ता नहीं है, आने वाले दिनों में संस्कृति वहां से समाप्त हो जाएगी। लेकिन मित्रों, उसके बाद आप सब ने देखा कि जिस प्रकार की घटना तालिबान के भीतर घटती है, एक आतंकवादियों का समूह आकर जिस प्रकार से एक अफगानिस्तान, एक राष्ट्र के ऊपर जिस प्रकार से कब्जा कर लेता है, और जो कुछ भी वहां हमने देखा मित्रों, वो शायद हमारे जीवन का सबसे भयावह दृश्य हुआ होगा कि जब वहां के ऊपर, एयरपोर्ट के ऊपर, जब वहां के ऊपर जो लोग निकल कर आए, किस प्रकार का उनके मन में भय होगा, किस प्रकार के जिनके मन में आतंक रहा होगा, कि उस आतंक, उस भय के कारण से तालिबानियों के वह लोग हवाई जहाज के पहियों पर लटक गए। और मित्रों, पहियों पर लटक कर जब हवाई जहाज उड़ा तो टपक कर नीचे गिरकर मर गए। मित्रों, शायद हमने अपने जीवन में इतना भयावह दृश्य नहीं देखा होगा। या जो कुछ भी अफगानिस्तान के भीतर हो रहा है मित्रों, यह कट्टरपंथी आप सब ने देखा होगा कि हिंदुस्तान में भी उसका समर्थन हो रहा है। एक समय पर हिंदुस्तान के भीतर जब फिलिस्तीन की इजराइल के साथ में युद्ध चल रहा था, तो सेफ फिलिस्तीन करके इस देश में तमाम सेकुलर लोग निकलकर सड़कों के ऊपर आ गए थे और किस प्रकार का न्याय मांगने का काम कर रहे थे। लेकिन आज अफगानिस्तान के भीतर कोई भी तालिबान के खिलाफ आकर किसी ने न्याय मांगने की बात नहीं की, किसी ने नहीं कहा कि अफगानिस्तान को बचाओ, अफगानिस्तान की महिलाओं को बचाओ, अफगानिस्तान के बच्चों को बचाओ। मित्रों, किसी ने भी इस देश के भीतर आवाज नहीं उठाई, और तो और उल्टा उनको समर्थन करने का काम किया। समाजवादी पार्टी का सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने किस प्रकार से बेशर्मी के साथ में इन तालिबानियों का समर्थन किया। मुनव्वर राणा जैसे तमाम सारे लोग, ओवैसी जैसे लोग सीधे इसका समर्थन कर रहे हैं। मित्रों, यह सब क्या है? निश्चित रूप से हिंदुस्तान में भी घंटी बज चुकी है। मित्रों, यह खतरे की घंटी है, इसको पहचानना होगा। यदि हमने नहीं पहचाना तो मित्रों, यह देश की सोच जा रहा है। आप सबने देखा कि हैदराबाद से लड़ने ओवैसी यहाँ के ऊपर आया है, लेकिन यहाँ ओवैसी जो यहाँ के ऊपर आया है चुनाव लड़ने के लिए, वो बोलता है किस प्रकार से मित्रों कि 7% वाले हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकते। वो यहाँ के ऊपर वो आता है, हम 22% हैं, लेकिन हम 22% के ऊपर या 7% वाले या अखिलेश यादव हमारे ऊपर कैसे मुख्यमंत्री बन सकते हैं? यह बात कही गई। मित्रों, इस बात को समझने की आवश्यकता है। अपनी आबादी 22% बताता है, लेकिन हमारी आबादी 7% तक सीमित कर देता है। माने हम जातियों में बट जाएं, कोई 7%, कोई 3%, कोई 2%। अरे हमारे अंदर जाति है तो तुम्हारे अंदर भी तो जाति है, तुमने उस बात को क्यों नहीं उतारा? बताओ, तुम किसी मुख्यमंत्री, यदि तुम किसी मुसलमान को बनाना चाहते हो तो वैसे किस मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो? बरेलवी को बनाना चाहते हो कि देवबंदी को बनाना चाहते हो? तुम सिया को बनाना चाहते हो कि सुन्नी को बनाना चाहते हो? तुम पासमानदा को बनाना चाहते हो कि किसी अगले मुसलमान को बनाना चाहते हो? कभी इस प्रकार की बात नहीं करते, लेकिन हमारे बीच में आकर जातियों की बात करते हैं। मित्रों, इस जाति बात नहीं हमारा कबाड़ किया है। या तेरी जाति, या मेरी जाति, या छोटी जाति, या बड़ी जाति, या ऊंची जाति, या नीची जाति। मित्रों, हमको जातियों में बांटकर लंबे समय तक हमारे ऊपर शासन हुआ। जब 1947 से पहले अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल किया, अंग्रेजों से पहले मुगलों ने इस्तेमाल किया, और मुगलों के बाद जब देश आजाद हुआ तो पहले कांग्रेसियों ने, और कांग्रेस के बाद आज समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी इस प्रकार का काम कर रही है। नहीं तो मित्रों, आप बताइए आखिर क्या कारण है? आज समाजवादी पार्टी बात करती है ब्राह्मण सम्मेलन की, बहुजन समाजवादी पार्टी बात करती है ब्राह्मण सम्मेलन की। ये क्यों नहीं बात करते हैं कभी किसी भुर्जी के सम्मेलन की? ये क्यों नहीं बात करते हैं किसी नाई समाज के सम्मेलन की? ये क्यों नहीं बात करते हैं किसी प्रजापति समाज के सम्मेलन की? मित्रों, क्योंकि इनकी संख्या नहीं है, इनकी संख्या नहीं है। इसलिए मित्रों, ये केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। 20% मुसलमान, 10% यादव, ये 12% ब्राह्मण और मिल जाएगा, हम सत्ता को हासिल कर लेंगे। लेकिन सत्ता को किसके लिए हासिल करेंगे? सत्ता को उत्तर प्रदेश को सुधार के लिए नहीं, सत्ता को उत्तर प्रदेश के विकास के लिए नहीं, सत्ता को केवल लूट के लिए हासिल करना चाहते हैं कि बस सत्ता मिल जाए, उत्तर प्रदेश को लूट लो, सत्ता मिल जाए तो उत्तर प्रदेश को लूट लो। मित्रों, इसलिए सत्ता चाहते हैं। लेकिन हम मित्रों सत्ता किसके लिए चाहते हैं? हम सत्ता अपने विकास के लिए नहीं चाहते। हम सत्ता चाहते हैं तो इस देश के लिए चाहते हैं। सत्ता चाहते